हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 का चैप्टर 4 कार्यपालिका। अब हम बात करते हैं इसके परिचय की। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। अगर आपको पता होगा, जो विधायिका है उसका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका की समीक्षा करना प्रमुख काम है। ये तीनों मिलकर के शासन का काम करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित है और विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। इस अध्याय में हम सरकार की कार्यपालिका के संगठन, संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हमें ये भी पता चलेगा कि पिछले कुछ समय के राजनीतिक व्यवहार के कारण इसमें क्या परिवर्तन हुए। इस अध्याय को पढ़ने से हम संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका का अंतर करेंगे, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझेंगे, मंत्रिपरिषद की संरचना और काम के बारे में जान सकेंगे और प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में भी जानेंगे। अब हम बात करते हैं आखिर कार्यपालिका है क्या। आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है? किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। हम इस प्रक्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख तथा उसमें तालमेल कर सके। से आपको पता होगा, आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो पूरे स्कूल का मैनेजमेंट संभालते हैं या फिर पूरे स्कूल की जो कार्रवाई होती है उस पर नज़र बनाकर रखते हैं, वो होते हैं आपके प्रिंसिपल। तो वैसे ही हर एक संस्था का एक प्रशासनिक अधिकारी या फिर प्रमुख होता है। ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में भी काम करते हैं। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंकों और औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में भी सुना होगा। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों के संगठन में रोजाना लागू करते हैं। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है, दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। जैसे आपको पता होगा, कानून बनाने का काम है विधायिका का और उसे लागू करवाने का काम है कार्यपालिका का। प्रशासन का काम करता है तो उसे कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका के प्रमुख काम क्या है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्रातो नीति निर्माण में भी भाग लेती है। अगर आपको आप देखते होंगे कि कई प्रकार की नीति आ रही, जैसे महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई भी नीति आ गई तो वो लागू करवाती है कार्यपालिका। अगर हमें पीडीएस प्रणाली की बात करनी है, जैसे कि सबको मुफ्त की राशन बांटनी है, तो वो जो नीति बनाएगी उससे रिलेटेड वो होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, यानी कि जितने भी मंत्री हो गए वो सब आएंगे राजनीतिक कार्यपालिका में और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें कहते हैं स्थायी कार्यपालिका, यानी कि जैसे आपके आईएएस ऑफिसर्स हो गए, ये सारे स्थायी कार्यपालिका के पार्ट हैं। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी के बारे में भी सुना होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग है। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियाँ भूटान के राजा से अलग है। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री हैं, पर उनकी भूमिकाएं अलग अलग है। और ऐसा क्यों? आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इनमें से कुछ देशों की कार्यपालिकाओं की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा
जो राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है, जैसे आप देखते होंगे अमेरिका में। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील और लातिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। संसदीय व्यवस्था आप भारत में देख सकते हैं। अधिकतर संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है, जैसा आपको भारत में भी देखने को मिलता है, या फिर जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल आदि देशों में भी ये व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी वे दो अलग अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है, जैसे फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी व्यवस्था है। थोड़ा बात करेंगे कार्यपालिका के प्रकार की। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, इसमें संसदीय और अर्ध अध्यक्षात्मक होती है, और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली जिसे कहते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली भी। अब हम बात करते हैं थोड़ा संसदीय प्रणाली की। सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, जैसे राजा। अगर राजा होगा तो उसको कहेंगे संवैधानिक राजतंत्र, जैसे कि हमको ब्रिटेन में देखने को मिलता है, और अगर राष्ट्रपति होगा तो संसदीय गणतंत्र, जैसा हमको भारत में देखने को मिलता है। ये औपचारिक शासन प्रमुख होते हैं। अब हम बात करते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक की। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में होता है राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है वहाँ पर, और वह विधायिका के प्रति जवाबदेह भी नहीं होता है। अब हम बात करेंगे जरा श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की। 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है, यानी कि जनता डायरेक्ट वोट दे करके अपने राष्ट्रपति को चुनेगी, लेकिन भारत में नहीं होता है ऐसा। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं राष्ट्रपति। ये संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दलों के हों। संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। श्रीलंका में राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसे संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, यदि वो प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाए और संसद पास किया जाए तो तब जाकर के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यदि वह प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाए और संसद का अध्यक्ष भी संतुष्ट हो तो आरोप में दम है, तो संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय को भेजेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति भारत से कैसे भिन्न है? भारत और श्रीलंका के राष्ट्रपति के महाभियोग में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की तुलना कर सकते हैं आप। भारत में संसदीय कार्यपालिका। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था।
इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। इसीलिए हमारे संविधान में डीपीएसपी का भी प्रोविज़न जोड़ा गया था, अगर आपको पता होगा तो। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उसे नियंत्रित भी जनता कर सकेगी। इसीलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाता है। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे आपको पता होगा, कोई भी कानून बनाना है, पहले हाउस में जाएगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, जब यहाँ से पारित हो जाएगा फिर राष्ट्रपति को सिग्नेचर के लिए बोल देंगे, इस टाइप से। राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ ये है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। ये निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है, यानी कि इसमें कोटा भी काउंट होता है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है, वो भी तब जब संविधान का उल्लंघन हो, उस कंडीशन में। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। आर्टिकल 74 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो बात करता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका एक प्रधान होगा जो होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार काम करेगा, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही काम करेगा। इस कथन में जिस शब्द ही का प्रयोग किया गया है, क्या आप उसका अर्थ जानते हैं? उसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। बाद में एक और संशोधन के द्वारा ये निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन उससे मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना पड़ेगा, और ये किया गया था 44th अमेंडमेंट से। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति की। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। उससे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे ही वास्तविक कार्यकारी भी है। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। इन बातों की चर्चा के बाद क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? ये एक गलत मूल्यांकन होगा। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे कि आपको पता होगा, जब नटवर सिंह थे तो उनसे जो हमारे राष्ट्रपति थे वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाला करते थे। डायरेक्ट जो नटवर सिंह थे वो हमारे राष्ट्रपति को उस वक्त पर सूचना भेजा करते थे। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। आपको ये भी पता होगा कि जो हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, तो उन्होंने भी मतलब अपनी
विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग से अपने वीटो पावर का फर्स्ट टाइम यूज किया था। और इसके अलावा जो अब्दुल कलाम जी थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति, तो उन्होंने क्या किया था कि एक राजस्थान के कैदी थे, तो उनकी जो मृत्युदंड की सज़ा थी उसे उम्र कैद में चेंज कर लिया था, यानी कि अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया था। इसके अतिरिक्त कम से कम 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उससे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या फिर कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। जैसे कि जब यूपी में आपातकाल लगाने की बात की जा रही थी, तो उस वक्त भी जो हमारे राष्ट्रपति थे उन्होंने पुनर्विचार के लिए इसे लौटा दिया था। यद्यपि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा देगी, तो फिर राष्ट्रपति को उसे मानना होगा। तब राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। तो एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरे राष्ट्रपति के पास होती है वीटो पावर्स, यानी कि निषेध करने की, जिससे वो संसद द्वारा पारित विधेयकों यानी कि धन विधेयकों को छोड़कर आदि पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या फिर स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है और उस पर पुनर्विचार के लिए कह भी सकता है। वीटो की शक्ति सीमित है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंदर ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। इसे कई बार पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। हमने देखा कि विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है। क्या आपको पता है कि इस सिलसिले में एक घटना घट भी चुकी है? 1986 में संसद में भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया गया था। अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था, जो कि हमको आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए क्लॉज में मिला है। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले राष्ट्रपति वेंकट रमन ने उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया था। तब तक वह सरकार बदल गई जिसने विधेयक पेश किया था और 1989 में एक नई सरकार चुन ली गई और ये दूसरे दलों की गठबंधन सरकार थी और उसने इस विधेयक को दोबारा संसद में पेश ही नहीं किया। इस प्रकार जेल सिंह के द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने के निर्णय में विलंब करने का वास्तविक परिणाम ये हुआ कि ये विधेयक कानून ही न बन सका। तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः तो अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना करें जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो। इसके अतिरिक्त यह भी सोचें कि यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी 2 या 3 नेता ये दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो क्या होगा? तब राष्ट्रपति को निर्णय करना होता है कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है और उसको ये निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है। 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। 1989 से 1998 तक वे 4 संसदीय चुनावों में से किसी भी एक दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। इन परिस्थितियों की मांग थी कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करके या तो सरकार का गठन कराएं या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के बाद उसकी सलाह पर लोकसभा ही भंग कर दें। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका, थोड़ा इस पर भी नज़र डालते हैं। 1977 के बाद भारत की दलीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति ने क्या किया? मार्च 1998 के चुनाव में किसी भी दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कुल 251 सीटें मिली, जो बहुमत से 21 कम थी।
राष्ट्रपति नारायणन ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था और इससे भी आगे जाकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को भी कहा था। अतः ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। जब सरकार स्थायी न हो और गठबंधन सरकार सत्ता में हो तब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती है और उस वक्त वो किसी की भी सलाह मानने के लिए ज़्यादा बाध्य नहीं होता है। राष्ट्रपति मुख्यतः एक औपचारिक शक्ति वाला पद है और वह राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान है। ऐसे में आप पूछ सकते हैं कि तब हमें राष्ट्रपति की जरूरत ही क्या है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। इसका अर्थ होता है कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है और तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो और जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व भी कर सके। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यही भूमिका है, लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी होती है। आर्टिकल 74 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति, थोड़ा इस पर भी देखते हैं। उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। उसको भी उसी तरह से चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को। केवल अंतर इतना है कि उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और इस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति भी लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या फिर अन्य किसी के कारण से रिक्त होने पर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम भी करता है। उपराष्ट्रपति तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। जैसे फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती जब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया था। अब हम बात करते हैं थोड़ा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों? इस अध्याय में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान है और मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी हो जाता है। संसदीय शासन में जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत मिले। बहुमत का समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुत बहुमत का समर्थन खो देता है वो अपना पद भी खो देता है। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा। 1989 से अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दलों के अधिकतर स्वीकार होता है वह प्रधानमंत्री बनता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे और प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पदस्तर और मंत्रालयों का आवंटन भी करता है। यानी कि चाहे गृह मंत्रालय है या फिर शिक्षा मंत्रालय है तो उसमें जो भी मंत्री होंगे उनमें जो पद हैं या फिर जिस चीज़ को वो पद मिलना है ये सब तय करेंगे प्रधानमंत्री। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री बनाया जाता है। जैसे आपको पता होगा मंत्री भी कई प्रकार के होते हैं। एक होती है प्रधानमंत्री की कैबिनेट, फिर उसके बाद आते हैं उप राज्य मंत्री, फिर आते हैं उपमंत्री और एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले भी। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य वे बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। मंत्रिपरिषद का आकार। संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था।
लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तब वह संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था, क्योंकि तब मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यह अनेक राज्यों में भी हो रहा था। अतः संविधान का संशोधन करके व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या फिर राज्यों में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधायिका वाले अध्याय में आप विस्तार से उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संसद शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एक विशेषता है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका अर्थ ये भी है कि कोई मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है, जबकि किसी मंत्री की मृत्यु या हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा भी दी थी। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह अपने संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय भी लेता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद रही, परंतु जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकारें बनी तब ऐसा नहीं रहा। 1989 में हमने भारत के अनेक गठबंधन सरकारों को भी देखा है। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में न रह सकी। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, वे हटा दी गई। इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। इस सिलसिले में बात यह हुई कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बढ़ी। दूसरे, इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति भी बढ़ी, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी है। तीसरे, इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन और उसके पद स्तर तथा मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगा है। चौथे, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रम को भी अकेले तय नहीं कर सकता। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाता है। सहयोगी दलों के बीच काफ़ी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियाँ बन पाती है और इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका भी निभानी पड़ती है। कुछ एक बदलावों के साथ राज्यों में भी ठीक इसी तरह की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है और राष्ट्र में होता है राष्ट्रपति। लेकिन जो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यद्यपि प्रधानमंत्री की ही तरह मुख्यमंत्री भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, पर राज्यपाल के पास ज़्यादा विवेकाधीन शक्ति होती है। बहरहाल राज्य के स्तर पर भी संसदनात्मक व्यवस्था के कुछ प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। स्थायी कार्यपालिका थोड़ा नौकरशाही पर भी बात करता है। मंत्रियों के निर्णय को कौन लागू करता है? शासन में कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं।
सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में काम करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन ये मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। नौकरशाही में ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। प्रजातंत्र में संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वो नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद भी मिले। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही निलंबित या फिर अपदस्थ किया जा सकता है। दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है, लेकिन संविधान ये भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। आर्टिकल 16 के तहत ये संविधान में भी मेंशन है। इस उद्देश्य के लिए संविधान ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया है 16 के 4th क्लॉज के तहत। इसके बाद महिलाओं, अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण प्रदान किया है। ईडब्ल्यूएस का अगर आपको पता होगा, जो 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। इन प्रावधानों से सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा तथा सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में रोड़ा नहीं बनेंगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होता है। थोड़ा हम बात करते हैं सिविल सेवाओं के वर्गीकरण की। अखिल भारतीय सेवाओं में जिसमें आईएएस एंड आईपीएस होते हैं, केंद्रीय सेवाओं में जिसमें भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवा होती है, प्रांतीय सेवाओं में प्रांतीय सिविल सेवा होती है। आपको शायद पता हो कि एक जिले का जिलाधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। क्या आप जानते हैं कि जिलाधिकारी सामान्यतः आईएएस स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होता है। एक आईएएस या फिर आईपीएस अधिकारी किसी एक राज्य के संबंध कर दिया जाता है जहां वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है। लेकिन आईएएस और आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल केंद्रीय सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय सरकार की देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है, जैसे कि हम आगे संघवाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे। नौकरशाही की विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर देती है। नौकरशाही वो माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी या नीतियां जनता तक पहुंचती है, पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। ये लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती है, क्योंकि आपको पता होगा वर्तमान समय में कितना ज़्यादा करप्शन एंड ये सारी चीज़ें इनमें बढ़ चुकी है। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप और नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है।
ये भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान भी नहीं है, पर ये आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकेंगे। आपको पता होगा, अगर सूचना का अधिकार हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार के अंदर मेंशन है 19 में ही। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर हमें इससे क्या कंक्लूजन मिला था। आधुनिक कार्यपालिका सरकार की एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। सभी प्रकार की सरकारों में सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इससे कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि ही थी कि उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देखरेख में रखा। इस प्रकार एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया। समय समय पर होने वाले चुनाव, व्यक्तियों के प्रयोग पर संवैधानिक अंकुशों और लोकतांत्रिक राजनीति ने सुनिश्चित किया कि भारत में कार्यपालिका उत्तरदायी न होगी। अब हम बात करते हैं कुछ होमवर्क की। आप चाहे तो इन क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है? आप क्या सोचते हैं? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखें। संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए विधायिका को बहुत से अधिकार दिए हैं। कार्यपालिका को नियंत्रित करना इतना जरूरी क्यों है? आप क्या सोचते हैं? और नियुक्ति आधारित प्रशासन की जगह निर्वाचन आधारित प्रशासन होना चाहिए। इस विषय पर 200 शब्दों में एक लेख लिखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको क्लासेस अपडेट भी मिलती रहेंगी और साथ में आपको PDF भी वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि NCERT पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो फ्री टाइम पे आप इसको सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।